वाग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक हिंदी सुलभ भारती का पाठ पूर्ण विश्राम। इस पाठ के लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार जी। इन्होंने इस कहानी के माध्यम से एक ऐसा पहलू हमारे सामने रखा है कि मनुष्य तो विश्राम करना चाहता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में विश्राम एक जगह रहा, दूसरी ही समस्याएं सामने आ जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लेखक का जीवन परिचय। इनका जन्म 1935 लाहौर, अविभाजित भारत, जब लाहौर भारत में था वहां इनका जन्म हुआ था। परिचय: आप सफल संपादक, लेखक और कवि है। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यवहारिक और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। आपके लेखन से चरित्र निर्माण होने में मदद मिली है। प्रमुख कृतियां: स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जीवन चरित्र आदि इनकी प्रमुख कृतियां रही है। अब देखते हैं इस पाठ के संदर्भ में। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी है तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते, और यही कारण है कि लेखक विश्राम करना तो चाहते थे, लेकिन विश्राम एक जगह रहा, उनकी परेशानियां उनको सामने सुलझानी पड़ी। तो चलो दोस्तों, पढ़ते हैं पाठ पूर्ण विश्राम। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। लेखक डॉक्टर के पास जाते हैं। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, तो डॉक्टर उन्हें तपासते हैं, चेक करते हैं और कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ सीरियस नहीं है, आप विश्राम कर लीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों, इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं हम उससे लिखेंगे। शब्द है निरोग। शब्दार्थ: निरोग अर्थात रोग रहित। रोग रहित। आपकी तबीयत ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, विश्राम कर लीजिए। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। अब विश्राम कैसा होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जूही की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। लेकर घर पर आए और उन्होंने पत्नी से कहा कि हमें विश्राम करने के लिए जाना है, जूही चलने की तैयारी कर लीजिए, हम वहां पर जाके 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। पत्नी भी खुश थी कि विश्राम करने के लिए जाना है। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। क्या करना है, कौन सी चीज लेना है, इसका उन्होंने नोट करना शुरू कर दिया। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीजें और भी रख दी। क्या कहा श्रीमती जी ने? एक सूची उनके हाथ में बनाकर रख दी और कौन सी चीजें का क्या करना है यह भी उन्होंने कहा। फिर से हम इसे एक बार पढ़ेंगे। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीजें और भी लिखी थी।
दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। दिन भर भाग दौड़ चली। अब मिस्त्री लाया गया इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए। शब्द आया है पायधुनी। हम इसका अर्थ देखेंगे। पायधुनी क्या है? पायधुनी यह मुंबई के एक स्थान का नाम है। मुंबई के एक स्थान का नाम। ठीक है। सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 बजे में से 2 खिड़कियों की चटकनियां भी नहीं कसी गई। सुबह से शाम तक काम ही शुरू रहा। विश्राम करने के लिए जाना था। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लेते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। अब मोटर की जो चीजें थी वो लाते लाते पूरा दिन उसमें चला गया। मानो दिल की धड़कन दुगनी हो गई ने और जोर से वो धड़कने लगा कि जल्द से जल्द ये काम हो जाना चाहिए। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा। अब सोते समय श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए क्या कहा? कल जुहू पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो थकावट दूर हो जाएंगी। क्या कहा? कल दिन भर जुहू पर विश्राम कर लेना, सारी थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया। कर कमलों से अर्थात श्रीमती जी ने अपने हाथों से जो आराम की घड़ी होती है उसकी घुंडी घुमाकर अलार्म सेट कर दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। देखिए क्या कहा? अलार्म सेट कर दिया। फिर बाहर जाकर मोटर में देखा कि जो चीजें जो हमने सोची थी, जो चीजों की हमने सूची बनाई थी, सारी चीजें वहां रखी है या नहीं है। एक बार तसल्ली कर ली। तसल्ली अर्थात आश्वासन। अर्थात आश्वासन। ठीक है। सुबह 5 बजे ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। चरम सीमा अर्थात पूरी तैयारी से। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। स्टोव होता था पहले, उसमें मिट्टी का तेल भरा जाता था और उसे जलाया जाता था। अभी तो गैस आ गए हैं। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोकनी करने में चला गया। धोकनी करना, उसमें हवा भरना, शब्द है धोकनी। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। अब चाय बनाते समय ज्यादा समय लग गया तो आगे देर हो जाएगी, इसलिए चाय का प्रोग्राम कैंसिल हो गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। दत्तचित्त शब्द है दत्तचित्त अर्थात ध्यानपूर्वक। दत्तचित्त का अर्थ है ध्यानपूर्वक। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। देखिए क्या कहा लेखक ने? वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। इतनी सारी तैयारी इन्होंने की। इन्होंने जाना था जुहू पर विश्राम करने के लिए, 2 दिन का विश्राम करने के लिए, इसलिए ये पूरी तैयारी के साथ वहां पर तैयार हो रहे थे। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। एक दूसरे को मदद करना, सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है ना? सहयोग करना चाहिए एक दूसरे को। पति पत्नी को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, है ना? तभी कार्य सफल होगा। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था।
लेखक को इस बात का ध्यान था कि हमें सहयोग करना चाहिए, इसलिए वह पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें जुहू जाना था विश्राम करने के लिए। श्रीमती जी ने मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। देखो, मैं फिर से कहता हूं इसे। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे। आपने ये चीज ली क्या, आप वो भूल गए क्या, एक दूसरे को बता रहे थे। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना भूल न जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वो तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। अब शब्द है गुलबंद। गुलबंद अर्थात सर्दी से बचने के लिए गले में लपेटने वाली ऊनी पट्टी। ऐसी एक पट्टी होती है जिसे सर्दी से हम बचाव के लिए बांधते हैं, जो पिछले साल कश्मीर से लाई थी, क्योंकि जुहू पर बड़ी सर्दी होती है और सर्द हवा चलती है, कहीं सर्दी न लग जाए, इसलिए वह अपने बचाव के लिए उसे रखने के लिए कहते हैं। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना ना भूल जाना। बेदिंग सूट बेदिंग सूट अर्थात समुद्र आदि में नहाते समय पहनने वाले कपड़े। ठीक है, गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। यदि वो सूट नहीं रहा तो नहा ही नहीं पाएंगे, इसलिए वह उन्हें याद दिलाती है। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। देखिए दोस्तों, वहां विश्राम करने के लिए जाना है या काम करने के लिए, यही समझ में नहीं आ रहा है। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से मां की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यो वक्त भी नहीं मिलता। देखिए, इतना काम है घर में कि माँ की चिट्ठी लिखने के लिए वक्त नहीं है, और यहाँ विश्राम करने के लिए जुहू पर जा रहे हैं, वहां बहुत सारा वक्त मिलेगा और वहां पर ये चिट्ठियों का जवाब देने के लिए तैयार रहेगी, ऐसा इनका कहना है। और जरा भी चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? देखिए, अब चिट्ठियां, एक जमाना था पत्र लिखा जाता था, अब तो टेलीफोन है, मोबाइल है ना, नेट है, इंटरनेट है। पहले पत्र आती थी, चिट्ठी आती थी, उनका जवाब दिया जाता था। इसलिए वो कह रहे हैं कि जवाब देना है तो चिट्ठियां भी साथ में रखो। यदि वो चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब कैसा दे पाएंगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आप पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। भुगतान
शब्द है भुगतान। अर्थात पैसा चुकाना। ठीक है। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहते होगी कि छतरी भी रख लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूं छतरी भी रख लेना। वहां पे धूप रहेगी, धूप लगेगी तो सर दर्द होगा, इसलिए छतरी भी सामने रखी। अच्छा बाबा रख लूंगा, और देखा धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, है ना। कॉस्मेटिक क्रीम आती है जिससे धूप से बचाव किया जाता है। शाम तक छाले न पड़ जाए, वहां बहुत करारी धूप पड़ती है। करारी शब्द है करारी। करारे का अर्थ क्या है? तेज। करारे का अर्थ क्या है? तेज। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। अब ये बता रहे थे एक दूसरे को, ये इनसे कहते मैं रख लूंगा, वे उनसे कहती मैं रख लूंगी, लेकिन वो क्या कर रही थी? नेल कटर ढूंढ रही थी। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। सब मिल गया था, क्या क्या मिला था? कैंची, ब्रश, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए वह घबराई हुई थी। मैंने कहा जाने दो, नेल कटर बाकी सब चीजें तो रख लो। क्या कहा लेखक ने? जाने दो, नेल कटर नहीं मिलता तो छोड़ दो, लेकिन बाकी की चीजें तो रख लो। उधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर कर रहा था। उधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और मैं सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। शब्द है समालोचना और फुर्सत। फुर्सत अर्थात खाली समय। समालोचना अर्थात किसी वस्तु के गुण दोष बताना। ठीक है। आखिर 3 दिन किताबें थैले में झोंक ली। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। कई दिनों से कविता भी करना था, समय था जो पर विश्राम ही करना था। उनकी कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी थी। कतरने अर्थात कागज के टुकड़े। कागज के टुकड़े, कागज के टुकड़े, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। इतना अच्छा समय, वहां इतना अच्छा सुंदर वातावरण, तो कविता भी पूरी कर लेंगे। अब देखो ये विश्राम करने के लिए जा रहे हैं या काम करने के लिए, यही हमारे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर कई अटैची, कहीं थैले, कहीं झोले भर कर हम जुहू पहुंचे। देखिए अब ये इतना सारा सामान भर कर, कतरने, लिफाफे, चिट्ठियां, राइटिंग पैड, तमाम चीजें साथ में भर कर वह जुहू पहुंचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में बीच रस्ते रहे। स्वप्न लोक, स्वप्न लोक अर्थात सपनों की दुनिया।
सपनों की दुनिया, और दूसरा शब्द है विचरते, अर्थात घूमते। 5-7 मिनट वो इसी ख्यालों की दुनिया में रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और भी लोग नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। अब वहां पर समुद्र है, ऊंची ऊंची लहरें आ रही है, इनको इन्होंने ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? थपेड़ अर्थात आघात। एक जोर की लहर आई और जोर की लहर ने मानो जोर से उनके आघात कर दिया और उन्हें कुछ याद आया। देखिए, लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? देखिए, उन्हें क्या याद आया। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। लेखक ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? प्रश्न चिन्ह। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। क्या हुआ? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, अर्थात वो चिंताग्रस्त हो गई। अब जुहू पर आनंद लेना एक और रह गया और बरामदे की खिड़की खुली है या बंद है ये सोचते हुए परेशान हो गई। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। रोने लगी वो। उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? आनंद एक जगह रहा, विश्राम एक जगह रहा और उनके मस्तिष्क में ये विषय आने लगा। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। शब्द है अधीरता। अर्थात व्याकुलता। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई। लेकिन किस लिए आए थे जुहू पर? विश्राम करने के लिए। अब वो और ज्यादा हो गया। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। रफ्तार अर्थात गति। अब वापस होने लगे और दुगनी स्पीड से। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी। खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी। बदस्तूर अर्थात अच्छी तरह, अच्छी तरह। देखिए, सब ठीक ठाक था, लेकिन मन में विचार आया। विश्राम की जगह पे रहा, सब कुछ धरा रह गया। सब ठीक ठाक था, मैंने वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई है या नहीं। और इसका नतीजा ये हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। देखिए, लगाया तो था लेखक ने, लेकिन उनकी याद में नहीं था। अब उसका परिणाम ये हुआ, इनकी भी धड़कन तेज हो गई और उनकी भी धड़कन तेज हो गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। भयावह अर्थात भयानक।
इस तरह से दोस्तों लेखक जाते हैं वहां पर विश्राम करने के लिए, और विश्राम तो एक जगह रह जाता है, दूसरी ही समस्या उनके सामने आ जाती है और उन्हें दुगना उस परेशानी को झेलना पड़ता है। इस तरह से सत्यकाम विद्यालंकार जी ने एक हास्य व्यंग्यात्मक कहानी हमारे सामने रखी है कि किस तरह से हम शहरी जीवन में, भागदौड़ में, हमारे दिन ब दिन नित्य के कार्यक्रम में खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाते, और हम समय निकाल भी लेते हैं तो हमारे सामने इतनी उलझनें होती है, इतनी समस्याएं होती है, उन्हें सुलझाते सुलझाते हम और समस्या में घिर जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह पाठ पसंद आ गया होगा। कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए एक वीडियो के साथ। जय हिंद।